अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गूंज। और इल्ज़ामात की सियासत में एक और इल्ज़ाम। इस बार साबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन अहमद साहब ने इल्ज़ाम लगाया है डायरेक्टली इमरान खान साहब पर, जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पर, और कहा है कि जहांगीर तरीन साहब इनको बनी गाला के लिए 50 लाख रुपए फी माह दिया करते थे। जिसके बाद जहांगीर तरीन साहब ने वो क्विक टू रिस्पॉन्ड, उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, जो उनसे बन पड़ा उन्होंने नए पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद में लगाया है, लेकिन उन्होंने कोई डायरेक्टली बनी गाला के एक्सपेंसेस नहीं उठाए। दूसरी तरफ जस्टिस वजीउद्दीन साहब ने आज फिर इस बयान पर कायम रहे और उन्होंने कहा कि अगर मेरे खिलाफ कोई हतक आमेज़ का लगाना, हतक इज़्ज़त का कोई केस बनाना है तो अदालतें खुली हैं, जिस पे फवाद चौधरी साहब ने अब ये अनाउंस कर दिया है कि वो एक क्रिमिनल हतक आमेज़ का मुकदमा वजीउद्दीन साहब के लिए चलाएंगे। उसके बाद हम देख रहे हैं कि जस्टिस साकिब निसार ने भी उनको सादिक और अमीन करार दिया था इमरान खान साहब को। तो अब अवाम जो है मखमस में शिकार है कि वजीउद्दीन साहब की बात पर यकीन करना चाहिए या जस्टिस साकिब निसार पर। और दूसरी तरफ हम देखें तो पेट्रोल में जो ओगरा ने सिफारिशात दी थी, उसके बावजूद कि 10 रुपए कम करने के लिए कहा गया था, तो हमारी हुकूमत ने हमारे लिए 5 रुपए फी लीटर पेट्रोल कम कर दिया है, जो कि खुशखबरी है। और अगर हम देखें तो एक मईशत नहीं संभल रही, लेकिन इसके लिए एक के बाद एक बॉडी बनाई जा रही है। अब बनाया है जी एग्जीक्यूटिव इकोनॉमिक काउंसिल। ये याद रहे कि एग्जीक्यूटिव इकोनॉमिक काउंसिल जो है उसमें वही मेंबर्स हैं जो ईसीसी में इस वक्त मौजूद हैं। तो अब पूछना यह है कि ये बॉडी चेंज करके या नाम चेंज करके क्या मईशत बेहतर हो जाती है, क्या उनकी कारकर्दगी ईसीसी में बैठकर कम और इस नई बॉडी में बैठकर ज्यादा हो जाएगी, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन आज शब्बर जैदी जो साबिक हैं चेयरमैन एफबीआर के, उन्होंने भी कोई बात की है, घर का बेदी लंका ढा रहा है, जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। ये जो मेरा जो कंक्लूजन है वो ये है कि ये एंटिटी जो है ये बैंकरप्ट है। पाकिस्तान एज एंटिटी बैंकरप्ट है सर। और ये हम जो बोलते हैं अकाउंटिंग में, ये गोइंग कंसर्न नहीं है इस पोजीशन में आज। मतलब हम कहते रहे कि बहुत अच्छा है, बड़ी अच्छी चीज़ें हैं, बड़ा अच्छा मुल्क चल रहा है, बड़े बड़ी कामयाबी हासिल कर ली, हमने तब्दीली ले आए हम, मगर दिस इज़ रॉन्ग। इन माई व्यू द कंट्री इज़ एट द मोमेंट बैंकरप्ट एंड इट इज़ नॉट अ गोइंग कंसर्न। द बैलेंस जो आप इस वक्त अगर इसको अकाउंटिंग टर्म में बनाएंगे तो ये कंट्री बैंकरप्ट है। जब आप पहले डिसाइड कर लें कि यार ठीक है, ये आज बैंकरप्सी पे हम चले गए हैं, ये ज़्यादा बेहतर है बनस्बत इसके कि आप कहेंगे जी ठीक है, अच्छा चल रहा है जी, मैं बड़ा अच्छा, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं ये ले आऊंगा, वो ले आऊंगा। ये सब लोगों को धोखा देने वाली बात। शब्बर जैदी साहब ने इस पर भी कोई एक अमेंडमेंट दी है और उन्होंने कहा है कि उन्होंने ये सब नहीं कहा था, उनकी 30 मिनट की कॉन्वर्सेशन थी, उनको तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। लेकिन बात अगर दिवालिया होने की है तो पाकिस्तान इकॉनमी क्या खतरात हैं पाकिस्तानी इकॉनमी को। और अगर हम देखें तो हमें नज़र आ रहा है कि महंगाई तो डेफिनेटली बढ़ रही है और एक्सपोर्ट्स में इजाफे का मतलब कहीं भी ये नहीं है कि वॉल्यूम बढ़ा है। ये बात इसलिए ज़्यादा अहम है क्योंकि डॉलर का रेट बढ़ा है और रुपया मुसलसल डीवैल्यू हो रहा है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आमने सामने है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी साइड्स चूज कर लिए सिंध में। जो आईनी तरमीमी बिल था, जो बल्दियाती बिल था, जिसमें तरामीम वाला बिल, वो मंजूर हो गया है और इस पर बहुत नाला है, एक इल्जामात की सियासत चल रही है सिंध में। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं जी खानेवाल BP 206 के ज़िमनी इंतखाब जारी है और अब तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज लीड कर रही है। 55 स्टेशन का गैर हतमी और गैर हकीकी जो रिजल्ट है वो हमारे सामने है। दूसरी तरफ देख रहे हैं कि सियासत पाकिस्तान में तो सिमट नहीं रही, लेकिन लंदन में फैल रही है। लंदन में बड़ी अहम मुलाकातें हो रही हैं और साथ साथ पंजाब में भी कोई हलचल नजर आ रही है। याद रहे कि इन हाउस चेंज के लिए चौधरी बरादरान बहुत अहम है, जिसके लिए 2 फोन कॉल्स गई हैं। कल मियां नवाज शरीफ साहब ने भी लंदन से कॉल किया है और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी चौधरी शुजात की तबीयत का हवाला से भी पूछा है और उसके अलावा भी कोई बात हुई होगी। अयाज सादिक साहब जो साबिक स्पीकर हैं, नून लीग के सीनियर रहनुमा हैं, वो भी लंदन में मौजूद हैं। लंदन में मुलाकातें हो रही हैं और बहुत सारी बातें हो रही हैं। फरियाल साहिबा मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और हम जहांगीर तरीन साहब भी मौजूद हैं। और दूसरी जो अहम बात है वो है मखदूम अहमद महमूद साहब, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं और साबिक गवर्नर भी हैं। उन्होंने कल 2 घंटे की मुलाकात की है नवाज शरीफ साहब से। ये मुलाकातों का सिलसिला जो है, क्या ये लंदन में कोई पाकिस्तान के लिए पार्लियामान बहाल होने जा रही है और कोई नए फैसले आएंगे, कोई तब्दीली की लहर लंदन से चलेगी, इस पर भी बात करेंगे जी। हमारे साथ मौजूद हैं शैला रजा साहिबा, मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब में ज्वाइन कर रहे हैं नून लीग से। शैला रजा साहिबा, शैला मैं आपसे शुरू कर लेती हूँ क्योंकि ये तो है कि एक जो आपका बल्दियात का बिल है, जो तरमीमी बिल है, उस पर तो एक बिल्कुल सियासत चली रही है। लेकिन ये जो लंदन में हो रहा है, आपके मखदूम अहमद महमूद साहब भी हैं, जहांगीर तरीन साहब के रिश्तेदार भी हैं, जहांगीर तरीन साहब भी लंदन में मौजूद हैं और मखदूम अहमद साहब भी नवाज शरीफ से मिल रहे हैं। क्या हो रहा है?
बहुत शुक्रिया सना। देखिए, मैं उन शख्सियत को और मैं उन शख्सियात को सियासतदान नहीं समझती जो इस तरह की गुफ्तगू करें कि उनमें डायलॉग का कोई रास्ता ना बचे और वो आपस में मिल ना सके। ये सियासतदान नहीं होते, और सियासत में हमेशा डायलॉग का रास्ता खुला रहता है। तो ये बात कर रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, अच्छी बात है। और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कोई रास्ता अगर निकलता है मुख्तलिफ सियासतदानों के मिलने से, तो ये अच्छी बात है। और वैसे भी मैं समझती हूँ कि सियासतदानों को आपस में मिलते रहना चाहिए। आपके नज़रियात का फ़र्क ज़रूर होना चाहिए, लेकिन ज़ाती दुश्मनी नहीं करनी चाहिए इस अंदाज में। ठीक है, मुलाकातों का सिलसिला जारी रखना चाहिए, कहीं पे भी डेड एंड नहीं आना चाहिए। पॉलिटिक्स में यही होता है जी। मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगी। ये फरमा दीजिएगा कि इस वक्त आप देख रहे हैं कि लंदन से जो इन हाउस तब्दीली की बात हो रही थी, पीपल्स पार्टी तो उस पर कायम है। मियाँ साहब भी कह रहे थे कि ठीक है, अगर इन हाउस तब्दीली लानी भी है तो इलेक्शंस फौरी कराए जाएं, जिस पर एक ड्रिफ्ट मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नवाज लीग में। ये फरमा दीजिएगा कि ये जो मुलाकातें हैं ये खुश आइंद हैं, और क्या ये इन हाउस तब्दीली वाया लंदन होगी? देखिए, जहाँ तक लंदन का सवाल है, क्योंकि हमारे कायद जो हैं वो मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं, और मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान की जो सियासत है उसके अंदर उनकी जो अमल दखल है वो बहुत वाज़िया है। और मियाँ नवाज शरीफ साहब जिस तरह से पीपल्स पार्टी के लोग और तमाम सीनियर रहनुमा जो हैं उनके साथ अगर गुफ्तो शनीद करते हैं, मुलाकातें करते हैं, तो ये एक नॉर्मल रूटीन का हिस्सा है। ये मुलाकातें पहले भी होती रही हैं, क्योंकि आजकल ज़रा ये ज़्यादा सिलसिला इसलिए चल पड़ा है कि एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात हो रही है, तो उस हवाले से भी ये एक मुलाकातों का सिलसिला है। और ऑब्वियसली अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मरकज़ में होना है तो मरकज़ के साथ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस शायद जी खबरें चलती हैं कि पंजाब में भी होना है। लेकिन अभी देखें, ये तो अभी जो भी है वो आइन के बीच में रहते हुए उसका रास्ता तलाश किया जाना चाहिए। हमारी वैसे जो अभी हमें अभी पार्टी के स्पोक्स पर्सन इस पर ज़्यादा बात कर सकेंगे, लेकिन जो बात वो यही है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन में यकीन रखती है। ठीक है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन किसी और कोई इस तरह का जी फ्री एंड फेयर इलेक्शन में हम यकीन रखते हैं। ठीक। बाकी मुतल्लिका या मौजूदा हुकूमत में जो हालात हैं, इस हालात के बीच में आगे से कोई नेशनल गवर्नमेंट बनाना या उसको चलाना साल डेढ़ साल, शायद हमारे जब बैठे बड़े तो ये फैसला करें, शायद ये मेरा ख्याल है कि बात जो है सर रांझा साहब, दो आपके जो सीनियर रहनुमा हैं उनमें भी एक तजाद नजर आता है, क्योंकि खाकान अब्बासी साहब फरमा रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब होंगे नेक्स्ट नून लीग के कैंडिडेट, और दूसरी तरफ हम जुबैर साहब ने फरमाया कि नवाज शरीफ या मरियम नवाज होंगी। तो ये फरमा दीजिएगा कि ये इसमें कोई पार्टी में कोई राय आपको नजर आती है बनती हुई? क्या टिल्ट है, शहबाज शरीफ साहब की तरफ या मरियम की तरफ, नवाज की तरफ? देखिए, फैसला तो जो है वो नवाज शरीफ साहब ने करना है जी, और नवाज शरीफ साहब ही पार्टी के हमारे कायद हैं, और उनके बाद फिर पाकिस्तान में हमारे सदर जो हैं वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं, मरियम नवाज साहिबा भी नायब सदर हैं। तो लेकिन ये फ़ैसला क़यादत का है कि पार्टी किसके ऊपर ये एतमाद करती है और पार्टी किस पे, ये नवाज शरीफ साहब करेंगे, हमारी काबीना के जो सीनियर अरकान हैं वो करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से शहबाज शरीफ साहब का तजुर्बा, शहबाज शरीफ साहब का एक जो जिस तरह से उन्होंने 2 दफ़ा 3 दफ़ा वज़ीर आला के तौर पे काम किया, उन्होंने अपना लोहा मनवाया, तो शहबाज शरीफ साहब का एक अमल दखल है। दूसरी तरफ अगर देखें तो कुछ अदालती फ़ैसले हैं जो हमारे बाकी कायदीन के रास्ते में रुकावट है। राइट। तो पार्टी हमेशा से मुस्लिम लीग नून, देखें हमने बीइंग मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली और एक सियासी अमल दखल समझ बूझ के बाद हम यही समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून जो है वो किसी इक़्तिदार जो है उसके शफाफ इलेक्शंस के बाद हमें बिल्कुल, अगर आवाम जो है मुल्क का तबाही हो गई है, मईशत का बेड़ा गर्क हो गया है, तो इसके बाद अगर मुस्लिम लीग नून के ऊपर पाकिस्तान की आवाम एतमाद करनी चाहती है तो मुस्लिम लीग नून को भी आवाम की इस चीज़ की और इस हालात वाक़यात को
बगौर जायज़ा लेके फैसला जो है वो जल्द कर देना चाहिए। ठीक है, हम जमशेद चीमा साहब ने हमें ज्वाइन किए जी, एडवाइज़र हैं पीएम के लिए फूड सिक्योरिटी। बहुत शुक्रिया चीमा साहब। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी क्योंकि रांझा साहब फरमा रहे हैं कि बेड़ा गर्क हो गया है मईशत का। शब्बर जैदी साहब साबिक चेयरमैन FBR फरमा रहे हैं कि दिवालिया हो गया है मुल्क। तो क्या खतरे की घंटी बज गई है सर? और इस पे ये भी फरमा दीजिएगा कि ओगरा ने 10 रुपए कहे और 5 रुपए कम हुए, तो इस पर आवाम को कितना रिलीफ मिलना चाहिए था, उतना ही मिला है? देखिए, पहली बात तो ये कि जिस वक्त हम मुल्क लिया था तो इस मुल्क में यू कैन से कि 3 महीने की इंपोर्ट के पैसे नहीं थे। 3 महीने की इंपोर्ट के पैसे ना हो तो उसे टेक्निकली डिफॉल्ट कहते हैं। सो हमें टेक्निकली डिफॉल्ट मुल्क मिला था। इसकी तो 7 पॉइंट समथिंग बिलियन डॉलर के आप कह लें कि कमर्शियल बैंकों के अलावा जो स्टेट बैंक के पास रिजर्व थे वो ये थे। आज स्टेट बैंक के पास जो रिजर्व हैं वो 17 बिलियन डॉलर के हैं। तो मुझे नहीं समझ आती कि किस बेस पे वो कह सकते हैं आज 3 महीने की इंपोर्ट को आप कह लें कि स्पॉन्सर करने के हमारे पास पैसे हैं। हम टेक्निकली डिफॉल्ट मुल्क नहीं है। दूसरी बात अगर देखें तो देखें 2-3 बातें बहुत होती हैं। एक बात होती है कि जी एक्सपोर्ट सबसे मतलब आप दो आपके पास मेजर सोर्सेज हैं इसके ये जो आप फॉरेन एक्सचेंज के। एक आपकी फॉरेन रेमिटेंस है। फॉरेन रेमिटेंस बड़ी देर से 21 बिलियन डॉलर पे रुकी हुई थी। ये पिछले साल हमारी गई, हमारे दौर में 29 बिलियन डॉलर चली गई, इस साल 32 बिलियन डॉलर पे जा रही है, 32 बिलियन डॉलर पे जा रही है। वो ऑलमोस्ट कोई 50% बढ़ गई 3 सालों में। और दूसरी बात जो है डॉलर भी तो बढ़ा है ना सर, इसका जरूरी मतलब मकसद ये तो नहीं है कि एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं, मतलब डॉलर का रेट बढ़ा है तो उस हिसाब से वॉल्यूम में तो इंक्रीज नहीं हुई सर। एक्सपोर्ट्स के वॉल्यूम में कह रहा हूँ कि डॉलर में एक्सपोर्ट बढ़ी है, डॉलर में एक्सपोर्ट बढ़ी है। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि फॉरेन रेमिटेंस आपकी बढ़ गई सर, वो गिरी है पिछले दिनों में, तो सुना है कि मंथली जो है वो रेमिटेंस की शरह में कमी हुई है। थोड़ी सुन लेना, थोड़ी बात सुन लेना। आप कह लें इस वक्त तक जो भी आप कह लें कि रेमिटेंस है 11% बढ़ी है। आप मुझे नहीं समझ आती किस बेस पे आप कह रही हैं कि कमी हुई है। ये फिगर स्टेटमेंट के बाकी फिगर जो है जो कमेंट्री ने दी है वो 11% फॉरेन रेमिटेंस बढ़ी है। अब अगर फॉरेन रेमिटेंस बढ़ी है इसकी यू कैन से इसकी फॉरेन रेमिटेंस भी बढ़ी है और एक्सपोर्ट भी बढ़ी है। आपका करंट अकाउंट एक्शन पिछले साल बहुत नीचे रहा है, इस साल थोड़ा सा नवंबर में बढ़ा है लेकिन फिर ये काम हो जाएगा। तो फिर तीसरी बात है आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, आप ज़राअत की बात करें, आप हाउसिंग सेक्टर की बात करें, आप जो फंडामेंटल्स हैं इकोनॉमी के वो इम्प्रूव हों, तो फिर किस बेस पे आप कह सकते हैं कि इसमें इकोनॉमी खराब हुई है। फिर एक और बात है कि बड़ा जिक्र होता है यहाँ पे रोजगार का, बड़ा जिक्र होता है। रोजगार में अगर देखें तो जिस वक्त हमारे पास हुकूमत आई थी यहाँ पे बेरोजगारी जो 5% थी। 5% जो अनएम्प्लॉयमेंट थी वो 4.8% हुई है, यानी पहले से कम हुई है। दूसरा एक जिक्र होता है बहुत ज्यादा कि जी हम 1 करोड़ नौकरी हमने देनी थी, तो कहाँ है नौकरी। आप अगर जस्ट गौर करें आप तो 2001 और 2002 या 2000 में पाकिस्तान की जो आबादी थी वो 145 मिलियन की आबादी थी। 145 मिलियन की आबादी जब 2.2% के हिसाब से बढ़ती है तो सालाना आप उस वक्त जो बच्चे पैदा हो रहे थे ऑलमोस्ट 22 लाख बच्चे पैदा हो रहे थे, सालाना बढ़ रहे थे। तो आज वो जॉब मार्केट में आ रहे हैं। तकरीबन यहाँ सालाना 20-22 लाख लोग हैं जो जॉब मार्केट में आते हैं। हमने कहा कि हम 5 सालों में 1 करोड़ जॉब देंगे। 1 करोड़ जॉब देने का मतलब क्या है कि जो भी बच्चे जॉब मार्केट में आएंगे हम जॉब की इकोनॉमी देगी। अब 5% से अगर कम हो गए बेरोजगारी 4.8% हुई है तो इसका मतलब 20-22 लाख लोगों को सालाना जॉब मिल रही है सोसाइटी में। सही, ठीक तो है। हमने अगर इम्पोर्ट अपना अनएम्प्लॉयमेंट कम किया है। फिर एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान में 57 मिलियन लोग हैं जो इस वक्त लेबर मार्केट में काम कर रहे हैं। 57 मिलियन में जब कोरोना आया तो ये लोग 20-22 मिलियन लोग ऐसे थे जो बेरोजगार। ठीक है सर, ये इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। मैं शैला के साहब के पास क्विकली जाना चाहूंगी। शैला साहब, अगर आप रिस्पॉन्ड कर दें कि दिवालिया मिल्क मिला था, डिफॉल्ट तो मुल्क था उस वक्त जब मिला है, लेकिन अब तो वो डिफॉल्ट नहीं है। दूसरी तरफ ये कि रोजगार में इजाफा हुआ है और उसकी जो पहले बेरोजगारी की शरह थी उसमें कमी हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और 1 करोड़ नौकरियों का जो आप ताना देते हैं वो गलत है सर। मैम, सबसे पहली बात यह है कि जीडीपी का जो शरह होती है वो बता देती है कि मुल्क ने कितनी तरक्की की है। अपने पहले ही साल में 1.9 पे ले गए थे, फिर नेगेटिव में ले गए, उसी हिसाब से नौकरियां होती हैं, तो वो इनके सामने है। दूसरी बात यह है
कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी जो है वो बता दिया है कि भाई आप जो है खतरे की घंटी बज गई है। और जिस तरह से पाकिस्तान के रुपए में रोज़ाना जो है उसकी डिवैल्यूएशन हो रही है वो भी सबके सामने है। और इस वक्त डॉलर जो है 100 कि आप कब तक इंटरनेशनली जो है वो करार देते रहेंगे वजह कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल वजह से महंगाई है। आप खुद देखें कि आप कहाँ से मुल्क को कहाँ ले गए। तो इस तरह से बात करना कि नौकरियां मिली हैं, ये गलत है। ओके, चले मैं यहाँ पे वक्फा ले लेती हूँ। चला आप भी पानी पीजिए, आपकी तबीयत नासाज लग रही है। मैं यहाँ पे एक वक्फा लेती हूँ, वक्फे के बाद तो बात करेंगे वजीउद्दीन साहब के इल्जामात की जद में जो आए हुए खान साहब हैं और जहांगीर तरीन साहब के ऊपर जो इल्जामात लग रहे हैं उनका दिफा करने के लिए क्या वाकई कोर्ट ही मतलब आखिरी हल है, और क्या तमाम चीज़ें अदालतों में ही फैसला होगा या कहीं और भी फैसले होते हैं। वक्फे के बाद जी जी वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं जमशेद चीमा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्पेशल एडवाइज़र हैं पीएम के लिए ऑन फूड सिक्योरिटी। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। और हमारे साथ मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। और शैला रजा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। मैं मोहसिन साहब आपके पास आऊँगी क्योंकि एक तो ये वजीउद्दीन साहब ने जो असिस्टेंट वजीउद्दीन साहब के जो नए इल्जाम हैं, हालांकि इनमें कुछ नया नहीं है क्योंकि अरसा दराज से हमने सुन रहे हैं कि ATM यूज़ होता है और ये ATM थे। और जहांगीर तरीन साहब का एक बहुत एक्टिव रोल रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, नॉट मनी वाइज बट जाहिर है उनके रिसोर्स तो यूज़ हुए हैं, उनका जहाज़, उनकी ट्रैवलिंग, तमाम तर चीज़ें जहांगीर तरीन साहब ने बेयर किए होंगे एक्सपेंसेस। तो क्या ये कहना कि आपको लगता है इसमें कुछ नया है, या वजीउद्दीन साहब के ऊपर एक हतक इज्जत का केस लगा लेना, क्योंकि बात तो बहुत लोगों ने की है। देखिए ये तो बात अब हर बंदा करता है, और ये ATMs वाली जो बात है वो हर एक को पता है कि पार्टी फंडिंग करते हैं, इनको पर्सनल फंडिंग करते हैं, इनके फाइनेंसेस जो हैं उनकी ज़िम्मेदारी उठाते हैं। और ये एक वाज़िया चीज़ है और इसमें कोई नई बात नहीं है, ये आज नहीं बहुत पुरानी बात है। और वजीउद्दीन साहब ने अगर बात की तो उन्होंने उसको एक किस्म का रीइंडोर्स किया है। फिर मैं फवाद चौधरी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, उसके बीच में वो फरमा रहे थे कि हम डेफेमेशन करेंगे, और जिन चैनल्स ने चलाया, प्राइम मिनिस्टर एक इंस्टीट्यूट है उसके ऊपर बात की गई, हम उनके ऊपर डेफेमेशन कर देंगे, जिन्होंने चलाया, जिन्होंने नशरियात की उन पर भी डेफेमेशन कर देंगे। भाई बात सुने, फवाद चौधरी साहब ने भी वकालत की है, मैं जानता हूँ उनको। तो ये क्या नशरियात करना, वो तो कहाँ की डेफेमेशन उनके ऊपर होती है। और जब आप खुद डी चौक में खड़े होकर, सियासत भी फवाद चौधरी साहब ने की है कि जो नशरियात डी चौक से खड़े होकर पाकिस्तान की तमाम क़यादत और अदारों के हवाले से होती थी, वो नशरियात पूरी कौम ने सुनी है। फिर 2 अरब डॉलर, फिर 5 अरब डॉलर, फिर 300 करोड़, फिर 300 अरब की करप्शन, वो बाहर जो पड़े हुए थे सारे पैसे, कोई चोर है, कोई डाकू है, वो सारे पैसे और वो इल्ज़ामात, और फिर डेफेमेशन के सूट्स फाइल हुए, उसमें इमरान खान साहब ने ना पेश होना। तो मुझे समझ नहीं आई कि इमरान खान साहब जो है वो तो डेफेमेशन करें, वो लाइबल करें, वो जो मर्जी करें, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन अगर उनके हवाले से कोई बंदा बात कर दे तो उसके ऊपर डेफेमेशन का सूट फाइल किया जाना चाहिए, और अखबारात के ऊपर भी और टीवी चैनल्स के ऊपर भी उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ये मुझे मेरी समझ से बाहर है मंतक चौधरी साहब। लेकिन एक डेफेमेशन केस तो आपने भी किया था ना सर, जो हजरत थे लंदन में मौजूद, उनके खिलाफ शहबाज शरीफ साहब ने भी तो हतक इज्जत का एक मुकदमा जीता है उनके खिलाफ। तो ये फरमा दीजिएगा कि इसमें भी उनको हक है हासिल ना, कि वो अपना दिफा कर सकें। तो क्या इसका और कोई तरीका नहीं है ये हतक इज्जत का दावा करने के अलावा? देखिए उनके पास तरीका है, वो आए, वो कहें कि जी वजीउद्दीन साहब जो बातें कर रहे हैं, वजीउद्दीन साहब उनके करीबी दोस्त है ना। देखिए खान साहब की अगर आप तारीख देख लेंगे, जो उनके करीबी दोस्त हैं वही खान साहब के बारे में ये बात करते हैं। अभी वो जो फॉरेन फंडिंग वाला केस है वो भी इनके पार्टी के एक बानी है, जिन्होंने पार्टी तहरीक इंसाफ बनाने वालों में वही इनके सारे मामलात लेकर आए हैं इलेक्शन कमीशन में। इस तरह वजीउद्दीन साहब जो है ये इनके एक ज़माने में पार्टी के सदर के लिए नॉमिनेट हो चुके थे, और पार्टी के जितने भी मैनर्स, इंक्वायरीज, इन्वेस्टिगेशंस होती थी उन लीड किया करते थे। उनकी एक अपनी इंटेग्रिटी भी थी। अब वो ये बात कर रहे हैं इमरान खान साहब के बारे से। हामिद खान साहब जो PTI का हिस्सा रहे हैं, वो कुछ इस तरह के मामलात पे पहले रोशनी डाल चुके हैं। तो अगर बाकी खान साहब के करीबी लोग खान साहब के बारे में, चले हम तो अपोजिशन हो गए ना, हमारी तो बात ज़रा उसको और तरीके से ले जाएगा। जब खान साहब के अपने साथ के बिछड़े हुए साथी उनके ऊपर इस तरह के इल्ज़ामात लगा रहे हैं, तो इस पर इतना का बुरा महसूस। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तो हम सुनते हैं, थोड़ा सा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करें वो।
चीमा साहब, स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा करना चाहिए प्राइम मिनिस्टर साहब को और फवाद चौधरी साहब की ये जो बेबुनियाद सी बात वो कर रहे हैं, क्योंकि इल्जामात तो आप लोगों ने भी बहुत सारे लगाए हैं जिनको प्रूव करना अभी भी बाकी है, लेकिन अभी तक मतलब उनको आपने फ्रेम कर दिया है एज क्रिमिनल्स या एज करप्ट लीडर्स। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि आपसे सर मईशत के हवाले से इतनी चेंजेस हुई हैं 3.5 साल के अरसे में। अब हम एक और बॉडी देख रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव इकोनॉमिक काउंसिल, अगर सब कुछ ठीक है, मईशत अपनी डगर पे चल रही है और मामलात कंट्रोल में है, तो एक के बाद एक बॉडी बनाने की जरूरत क्यों पेश आती है? और दूसरा, ये जो एग्जीक्यूटिव इकोनॉमिक काउंसिल है, इसमें जो मेंबर्स हैं वो वही मेंबर्स हैं जो ईसीसी में मौजूद हैं, तो क्या नाम बदलने से जो कार्रवाई है वो बेहतर हो जाती है या कोई मतलब बेहतर परफॉर्मेंस हो जाती है? देखिए, इसमें कोई भी एक्सक्लूसिव काम किसी को देने से बरल आपका फोकस बेहतर होता है। और दूसरा ये कि इकोनॉमिक जहतें इतनी ज़्यादा हो रही हैं कि डे बाई डे इसमें कम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है कि अगर आप यू कैन से कि ग्रोथ बढ़ती है तो साथ ही आपकी महंगाई बढ़ जाती है। आप पॉलिसी रेट जो है वो कई तरह से कर रहा होता है, आपका लें इम्पैक्ट कर रहा होता है। अगर आप इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है तो साथ ही आपकी इम्पोर्ट बढ़ने लग जाती है, या आप चीज़ों को सस्ता करने शुरू कर देते हैं, आपकी एक्सपोर्ट कम हो जाती है। सो मैं समझता हूँ कि इसमें जो इसकी जहतें हैं, डायमेंशन है इकानमी की, वो बढ़ रही हैं। सो इस पर फोकस जितना भी हो या जितना भी आप कह लें इसको ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन वो फोकस उसमें ईसीसी में नहीं हुआ तो इसमें इसका नाम बदलने से हो जाएगा? मतलब वो फोकस तो ऑलरेडी, अगर आप लोग नहीं चेंज कर रहे तो फोकस कैसे, मतलब एक नाम चेंज करने से फोकस चेंज हो जाता है? नहीं, इसमें मेंबर्स की मैंने अभी नहीं देखी, लिस्ट नहीं देखी। मैं ज़्यादा बेहतर पोजीशन में होता है इसको कमेंट करने के, लेकिन मैं नहीं समझ, यकीनन इसमें लॉजिक होगी। दूसरी बात आपने सवाल किया, इसका इकोनॉमिक परफॉर्मेंस की बात हो रही थी। इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के लिए आपने वजीउद्दीन साहब के इल्जामात की बात पहले फरमा दीजिएगा। वजीउद्दीन साहब के इल्जामात के लिए अच्छा, वो जी वजीउद्दीन साहब, ये असल में दोनों ही बड़े अहम टॉपिक हैं। अब टाइम आप कम देती हैं इसमें। जो वजीउद्दीन साहब का, मैं चलो पहले वो बात कर लेता हूँ। वजीउद्दीन साहब, मैं समझता हूँ कि देखें, मुझे अपनी क्रेडिबिलिटी बड़ी अजीज़ है कि मैं कोई ऐसी बात ना करूँ जो एक्चुअल हो ना और मैं बड़ा अजीब सा लगूँ। वजीउद्दीन साहब बरल ईमानदार आदमी हैं, लेकिन शायद उन्हें कोई पहचान का क्राइसिस है कि उन्होंने कोई ख़बरों में आने के लिए या किस लिए बात की है। एक्चुअली इमरान खान साहब का अगर घर, आप साफ़ी हैं, ज़रूर आपने देखा होगा, बाकी मेरे दोस्तों ने शायद ना देखा हो, जिस घर को 300 कनाल का घर कहा जाता है वो तकरीबन 1.5 कनाल पे घर है, जिसमें 4 बेडरूम हैं, एक ड्राइंग डाइनिंग है और एक एक्सरसाइज का कमरा है। टोटल 6 कमरे हैं उस घर में और सिंगल स्टोरी घर है। और उस घर को पीछे उसके 7 कनाल का एक लान है जिसमें घास है, बाकी एक छोटा सा 5 मरले का पूल है। ये टोटल इस घर पे 3 लाख 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा आप कहें किचन समेत इससे पैसे नहीं लगते किसी भी तरह 2-2.5 लाख से ज़्यादा पैसे नहीं लगते। वहाँ पे पहले 3 या 4 कमरे 2015-16 में बने जो इमरान खान साहब ने आप कह लें पार्टी ने बनाए। आजकल वहाँ 6 या 7 कमरे हैं जो पार्टी सेक्रेटरिएट के तौर पर चलते हैं। पार्टी सेक्रेटरिएट को चलाना जो है पार्टी के वर्कर्स का, पार्टी के लीडर्स का काम होता है। किसी के घर को चलाना, मैं जहांगीर तरीन साहब का बहुत ज़्यादा फ़ैन नहीं हूँ, आपको पता है, लेकिन फिर भी ये बड़ी तौहीन की बात है किसी बंदे को कहना कि वो फलाने का घर चलाता है। घर चलाने वाले लोग ठेकेदार टाइप होते हैं, कमीशन एजेंट टाइप होते हैं, बर लीडर नहीं होते। मुझे कोई कहे कि मुझे घर चलाना है किसी का, तो मैं तो नहीं चलाऊंगा। मुझे कोई कहे कि पार्टी को सपोर्ट करो, मैं पार्टी को सपोर्ट करूंगा। मुझे कोई काज को सपोर्ट करने का कहे, मैं जरूर करूंगा। ये मैं समझता हूँ कि वजीउद्दीन साहब ने मैं नहीं समझता कि जहांगीर तरीन का ये लेवल है, जहांगीर तरीन का ये स्टेटस है, ये तौहीन करने वाली बात है। और इमरान खान जो है ईमानदार आदमी है, इस बात का जस्टिस वजीउद्दीन साहब को पता है। इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए इस उम्र में कि जिस बात की क्रेडिबिलिटी ना हो। मैं अगर जहांगीर उनके बारे में बात करूँ कि वो करप्ट है, तो नहीं है करप्ट। मेरी मैं बंगा लगूंगा, मैं अजीब लगूंगा, मैं आप कह लें कि मैं इंटेलेक्चुअली करप्ट लगूंगा। तो मैं समझता हूँ इंटेलेक्चुअल करप्शन है ये जो बात इन्होंने जैसे वजीउद्दीन साहब ने की है। बड़ी ही अजीब बात है कि एक बात तो एस्टैब्लिश है कि इमरान खान। अच्छा सर, इससे पहले कि हम इकोनॉमी पे बात करें, मैं शैला साहब का रिएक्शन ले लूं जी, अगर आप इजाजत दें। मैं शैला साहब का रिएक्शन, शैला साहब आपको भी मैं इसमें जरा अगर आप थोड़ा सा रोशनी डाल दीजिए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि वो आज जो रीटरेट किया है वजीउद्दीन साहब ने, जो उन्होंने यही फरमाया है कि ये बुक्स में नहीं होती ये डिटेल्स। तो अगर बुक्स में नहीं होती तो फिर वो कैसे प्रूव करेंगे कि उनका इल्जाम दुरुस्त है? देखिए, कुछ चीजें प्रूफ करने की नहीं होती, नजर आ रही होती हैं। चले, जहाज तो चलाया है ना, उड़ाया है ना जहांगीर तरीन ने। और कल भी मैं सुन रही थी और मैं उस प्रोग्राम में भी थी कि रिक्शा की तरह जहाज चला है।
तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको नज़र आ रही होती हैं। आज के दौर में कोई ये नहीं कहता कि जी मैंने उसको पैसे दिए, लेकिन जब हमें मुख्तलिफ औक़ात में शुगर मिल की सब्सिडी और ये सब चीज़ें नज़र आती हैं, तो पिछले दिनों मेरे पास भी अभी निकल आएगा अगर मैं ढूंढूं कि क्या क्या सब्सिडीज़ किसे दी गई, तो नज़र आ रहे होते हैं। ATMs जो हैं, जब जहांगीर तरीन जो है नाअहल हुए तो सबसे ज़्यादा यही बात चली थी कि ATM आउट ऑफ ऑर्डर, तो और ये सभी ने किया था। तो ये चीज़ें कहने की नहीं होती। इसी तरह जो इकॉनमी है वो इनके कहने से नहीं अच्छी होगी। अभी रवा माली साल जो है उसमें 17 अरब डॉलर जो है करंट अकाउंट जो है डेफिसिट वो होने का इम्कान है। अब अगर इकॉनमी अच्छी है तो मैं थोड़ी कहूँगी इकॉनमी अच्छी है, अवाम के हालात बताएंगे, अवाम जो है उनमें खुशहाली नज़र आएगी। जबकि अगर अब आप देखें कि PTI के लोग अवाम में जा रहे हैं तो उनके साथ क्या हो रहा है, बिजली के यूनिट कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। आप एक ही महीने में, 1.5 महीने में 24 रुपए तक जो है पेट्रोल प्रोडक्ट्स की और पेट्रोल की कीमत बढ़ा देते हैं और फिर 5 रुपए कम करते हैं। तो जब अपनी तकारीर निकालें, वक्त में इतनी तब्दीली तो नहीं आई है कि जब पेट्रोल की कीमत बढ़ तो ठीक है, महंगाई होती है, और जब रुपया 1 रुपए नीचे जाता है और डॉलर 1 रुपए ऊपर जाता है तो अवाम पे क्या गुजरती है। तो इकॉनमी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको आप कहें कि सब कुछ अच्छा है तो सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे वक्फे का वक्त हो रहा है। सॉरी चीमा साहब कहेंगे मैं वक्त कम देती हूँ, लेकिन मुझे बार बार जरा एक वक्फा ले लेते हैं, जो क्विकली वापस आते हैं, उसके बाद बात करेंगे। क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब ने तो 23 मार्च को ऐलान कर दिया था लॉन्ग मार्च जो मे बी डेवलप कर जाएगा ना धरना। तो ये तमाम तर जो मुज़ाकरात लंदन में हो रहे हैं, मौलाना साहब क्या फरमा रहे हैं इस बारे में, ये भी जानना जरूरी है। इस पर बात करते हैं जी एक वक्फे के बाद। एंड वेलकम बैक टू गूंज विद मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, जमशेद चीमा साहब और हमारे साथ शैला रजा साहब भी मौजूद हैं। शैला, मैं आपके पास आना चाहूँगी क्योंकि ब्रेक से पहले आपने इकोनॉमी की बात की, लेकिन एक बात जो मज़ीद इस वक्त आपकी अटेंशन मांग रही है वो है जो तरमीमी बिल है जो आपने बल्दियात का पेश किया है और जो मंजूर भी कर लिया गया है। इस पर किसी तौर भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को सुकून नहीं आ रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी कहा है कि मुराद अली शाह साहब की बड़ी इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर थी और बड़े इनअप्रोप्रिएट अल्फाज इस्तेमाल किए गए। तो ये अगर माइनॉरिटी में है ऑपोजिशन तो क्या उनकी बिल्कुल नहीं चलेगी जैसे फेडरल में आपकी नहीं चलती? देखिए, ऐसी बात नहीं है। फेडरल में तो यही लोकल गवर्नमेंट एक्ट जो है पंजाब में जो है ये ऑर्डिनेंस आ गया, इस्लामाबाद में ऑर्डिनेंस आ गया। हमने तो लेटर लिखे थे, PMLN के मोहसिन रांझा साहब यहाँ मौजूद हैं और सिंध में इनके बड़े जो थे उसमें ज़ुबैर उमर साहब भी थे, दूसरे थे। उन्होंने कहा ये बहुत अच्छा बिल है और हमें अफसोस है कि हमें जो लेटर मिला था हमने उसको तवज्जो नहीं दी। अब हम चाहते थे कि एक भरपूर मशावरत हो, लेकिन ये जो सेंसस हुए थे इसके बारे में सही बात हो जाए। लेकिन कराची की चैम्पियन बनने वाली MQM ने, जो हमारा भी शिकवा था कि कराची समेत पूरे सिंध को अंडर काउंट किया गया है, खामोशी से जो 30, 32, 34 बिल पास हुए उसमें सेंसस वाली जो सेंसस थे उन्हें अप्रूव कर दिया गया। इधर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 30th से पहले जो है हर हाल में हमें दे दिया जाए कानून, वरना हम खुद बनाएंगे। और कहा जाता है कि आईनी तौर पर यह गलत तरीका है, वो नहीं कर, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। बहरहाल हमने एक बिल पेश किया और उसके साथ ये कहा कि आप लोग सब इसमें अमेंडमेंट्स दे सकते हैं। ये 26 तारीख की बात है। फिर उसके बाद वज़ीर आला साहब ने गवर्नर साहब से और मुख्तलिफ जगह मुलाकात की और उनसे पूरी मशावरत की। उन्होंने कहा कि हम जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट से ही चाहते हैं, तो उस पर वज़ीर आला साहब ने कहा कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी टाउन्स चाहती है, जमात इस्लामी भी। ठीक है शैला, सॉरी कट टू द चेस, सॉरी मैं ये वाली बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन क्या ये लास्ट द बक स्टॉप्स हियर, मतलब इसके बाद कोई मुशावरत, कोई अमेंडमेंट नहीं होगी, आप इस पे कायम रहेंगे? मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ कि ये पूरी सियासत जो है क्या ये तब्दील करेगी इस बिल को या नहीं करेगी? देखिए, हमने इस वक्त भी जिस दिन ये बिल आखिरी दिन पास हुआ है उस दिन भी कहा है
कि कोई भी अमेंडमेंट्स ये ला सकते हैं, और उस दिन भी आरिफ मुस्तफ़ा जतोई की 2 अमेंडमेंट्स थी और पीटीआई से राबिया असफर निज़ामी की थी, वो खड़ी रही, उन्होंने अपनी अमेंडमेंट नहीं पेश की, आरिफ मुस्तफ़ा जतोई ने पेश की जो कि पास नहीं हो सकी। चीमा साहब मैं आपके पास आऊंगी। अमेंडमेंट ठीक है, पंजाब में आप बल्दियात को चाहिए कि पंजाब में बल्दियात जो मार कुटाई की वो गलत बात थी। ठीक है, वो गलत बात की। अच्छा मैं जब चीमा साहब ये बता दीजिएगा कि ये पंजाब में एक ऑर्डिनेंस आ जाती है, उसके हिसाब से बिल बन जाता है, इस्लामाबाद में कोई इस पे पार्लियामेंट में बहस नहीं होती, कोई बताया नहीं जाता, वहां पे भी नाफिज हो जाता है, लेकिन यहाँ पर सिंध में अगर ये पार्लियामेंट मतलब सिंध असेंबली में मंजूर हो गया है तो इस पर शिकायत क्यों है सर? देखें, ये जो बल्दियात है या बल्दियाती सिस्टम है, इसमें जो फाइनेंशियल इख्तियारात हैं वो बल्दियात के पास हों तो परफॉर्म करता है, अदरवाइज परफॉर्म नहीं करता। हम यहाँ पे आजकल पीपल्स पार्टी की बात कर रही है और बड़ी पॉजिटिव बात कर रही है कि हम एक रीजनल पार्टी से जो अनफॉर्चुनेटली हो गए, जो मुल्क को सूट नहीं करता या जमहूरियत को सूट नहीं करता, ये रीजनल पार्टी से ये नेशनल पार्टी बनना चाहते हैं। तो हम इन्हें कहते हैं कि सबसे पहले आप कराची को हकूक दें, पहले पूरे सूबे की पार्टी बने ताकि आप कराची फाइनेंशियल हब है इस मुल्क का, इस मुल्क के लिए उसका तरक्की करना ज़रूरी है। आपने उसका बेड़ा गर्क कर दिया, लिहाजा आप उसे बल्दियात के हवाले करें और उसे फाइनेंशियल इख्तियारात दें, कुछ बैलेंस क्रिएट हो और ऑटोमेटिकली वहाँ की जो भी लीडरशिप होगी, वो पीपल्स पार्टी की हो, वो पीटीआई की हो या एमक्यूएम की हो या कोई कंबाइन हो, वो उसको तरक्की दे। आप इसको ये जो आप रॉन्ग डूइंग का अपने ज़िम्मे लेना, ये डिस्क्रेडिट लेना कई साल से आप ले रहे हैं, बड़ी दिलेरी या डटाई से ले रहे हैं, ना लें। सो हम बेसिकली ये बात कर रहे हैं। सो आप इसको कवानीन दोनों देखें या दोनों सिस्टम देखें तो आपको पंजाब में बल्दियाती सिस्टम में फाइनेंशियल इख्तियारात या पहले बल्दियात के पास पावर नजर आएगी जो कि सिंध में नहीं है, होनी चाहिए, होगी तो फिर बात बनेगी। ओके रांझा साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगी। के बारे में कह रहे थे इकोनॉमी के बारे में। नहीं सर, एक मिनट, जब चीमा साहब इकोनॉमी पे आते हैं इकोनॉमी पे आते हैं सर, मैं जरा कुछ ऐड करना चाहती हूं। जी शैला, जी आप बताइए, ऐड कीजिए। जी शैला। बुत हमको कहें काफिर, ये वो हैं जिन्होंने पंजाब में आते ही बल्दियाती निज़ाम ख़त्म किया। सिंध वाहिद सूबा है जिसने बल्दियाती मुद्दत पूरी की जिसके निज़ाम ने। मैं इनसे ये सवाल करना चाहती हूँ, क्या आपने प्रॉपर्टी टैक्स जो है कलेक्ट करने का इख्तियार अपनी लोकल गवर्नमेंट को दिया है? हमने दिया है। आपने दिया है सर चीमा साहब? जो है मॉनिटरिंग जो है तकरीबन 8 से 9 डिपार्टमेंट की आपने दी है, हमने ये एडमिनिस्ट्रेटर इख्तियार दिया है। इसके अलावा जो दूसरे टैक्स हैं वो कलेक्शन भी दिया है। अगर आपने लोकल गवर्नमेंट को इमूवेबल प्रॉपर्टी के टैक्स का इख्तियार दिया है तो आपका बिल अच्छा है, लेकिन मैंने ये सुना है कि आपके बिल को लाहौर हाई कोर्ट ने उसको गलत करार दिया है, सेक्शन 3 और सेक्शन 71 को गैर आईनी करार दिया। जी ओके, शाहनवाज रांझा साहब, मैं आपको इंक्लूड कर लेती हूँ, आप भी बता दीजिए क्योंकि आप जानते हैं ये क्या बात हो रही है पंजाब के बल्दियाती बिल के हवाले से भी, और जो ऑर्डिनेंस से मंजूर किया गया इस्लामाबाद में जो हो रहा है, उसके बाद सिंध का तो अब जाहिर है एक पॉलिटिक्स वहां पे चल रही है। दूसरी तरफ आपको क्या लगता है ये क्यों जमहूरी रवैया नहीं अपनाया जा रहा? क्या सिंध में नहीं अपनाया जा रहा या ओवरऑल ही नहीं अपनाया जा रहा? रांझा साहब, अच्छा रांझा साहब को मेरी आवाज नहीं आ रही। मैं चीमा साहब आपके पास, चीमा साहब आप इसका जवाब देना चाहेंगे ताकि हम आगे बढ़ें? जी देखें, हमने तो 5 महकमे दे दिए उनको, हमने तो आप कह लेंगे बड़े इख्तियार दिए हैं, और इसमें भी मैं समझता फर्दर कोई जो भी कंसेंसस बिल्ड हो या जो भी चीज़ें इंप्रूव हो सकती हों वो सिंध वहाँ अपनी करे, हम यहाँ अपनी करते हैं, हमें सजेशन दें, हमें कोई इतराज़ नहीं है। बल्दियात को बाख्तियार होना चाहिए, बल्दियात बाख्तियार होंगे तो मुतवाज़न तरक्की होगी। बाख्तियार नहीं है तो मैं असूली बात करता हूँ, मुतवाज़न तरक्की नहीं होगी। यहाँ पे जमहूरियत की रूह ये है कि ये जो पहले सूबाई गवर्नमेंट है, सूबाई गवर्नमेंट अपने पास इख्तियारात कम रखे। सूबाई गवर्नमेंट अगर इख्तियारात रखती है तो फिर वो एमएनए और एमपीए का सड़कें बनाना, गलियां बनाना, बजट उनका लेना, कभी भी जमहूरियत की खिदमत भर नहीं हो सकती। चीमा साहब बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया, चला आपका भी बहुत शुक्रिया। सॉरी वक्त हमारे पास कम है एज ऑलवेज, जैसे आपको भी अब दोबारा इंक्लूड नहीं कर सकूंगी, लेकिन यहाँ पर वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हमें ज्वाइन कीजिए।
पाकिस्तान की गिरती हुई मईशत को सहारा देने के लिए एक और कमेटी, एक और काउंसिल बना दी गई है, एग्जीक्यूटिव इकोनॉमिक काउंसिल। अब इसमें याद रहे कि वही मेंबर्स हैं जो ईसीसी में भी मौजूद हैं। क्या ये बॉडी कुछ डिफरेंट कर पाएगी? क्या हमने फॉरेन मिनिस्टर्स चेंज करके या फाइनेंस मिनिस्टर्स चेंज करके भी कोई तब्दीली ले आए हैं या नहीं? इसके बाद क्या होगा? दूसरी तरफ लंदन में जो इस वक्त सूरत हाल जारी है, वो मौलाना फजल रहमान साहब ने जो 23 मार्च का इंडिया दिया था, क्या ये डेट किसी और के लिए थी? और क्या मुज़ाकरात में तेज़ी आएगी? और क्या तब्दीली वाया लंदन है? इसके लिए हमारे साथ रहिएगा। वी विल सी यू टुमारो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।